तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट मैन इस मूवी के बारे में। ये एक सच्ची बायोग्राफिकल कहानी है। तो कहानी शुरू होती है ईयर 1961 में, जहाँ पर नासा के पायलट नील आर्मस्ट्रॉन्ग X-57 रॉकेट से पृथ्वी की कक्षा से बाहर जा रहे होते। वो सक्सेसफुली अंतरिक्ष में पहुंच जाते, पर जब उन्हें स्पेस में से वापस आना होता है तब उन्हें कंट्रोल रूम से जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही होती है वो उन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से अपने रॉकेट को सही दिशा में मोड़ नहीं पाते, जिस वजह से उनका रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में एक सही एंगल में नहीं पहुंचता और अब उनका रॉकेट बड़ी स्पीड से पृथ्वी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। कंट्रोल रूम में सबको लगने लगता है कि ये रॉकेट क्रैश हो जाएगा, लेकिन किसी तरह से नील आर्मस्ट्रॉन्ग उस रॉकेट को संभाल लेते और रेगिस्तान पर लैंड कर देते। लैंड होने के बाद वहां पर नासा की टीम पहुंच जाती है। सबको ये लगने लगता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग की ही गलती थी। उन्हें जो इंस्ट्रक्शंस दी गई थी उन इंस्ट्रक्शंस को उन्होंने सही से फॉलो नहीं किया, उनका ध्यान कहीं और ही था। दरअसल ये नासा का तीसरा टेस्ट था। आज से पहले कोई भी चांद पर नहीं गया और नासा किसी भी कीमत पर चांद तक पहुंचना चाहता है। पर चांद पर अपना फाइनल मिशन स्टार्ट करने से पहले नासा धरती पर बहुत सारे टेस्ट कर रहा होता है कि किस तरह से पृथ्वी की कक्षा से बाहर पहुंचा जा सके, और इस मिशन के नील आर्मस्ट्रॉन्ग मेन पायलट होते हैं। इसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग यहाँ से सीधा अपने पत्नी के साथ हॉस्पिटल में जाते, जहाँ पर उनकी 3 साल की बेटी जिसका नाम कैरेन है उसका MRI हो रहा होता है। दरअसल उसे ब्रेन ट्यूमर होता है और उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग इस बात से बहुत परेशान होते। वो अपनी बेटी कैरेन को किसी भी तरह से ठीक करना चाहते। अब एक दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ काम कर रहे उनके साथी उनके घर आते और वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग को बताते कि नासा एक और मिशन की तैयारी कर रहा है, लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग उनके दोस्त को साफ मना कर देते। वो उन्हें कहते कि जब मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तब मैं अगले मिशन के बारे में सोचूंगा। पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग के पूरी कोशिशों के बावजूद भी वो अपने बेटी कैरेन को नहीं बचा पाते। अपने बेटी की मृत्यु के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग अंदर से पूरी तरह से टूट जाते, क्योंकि वो अपने बेटी से बहुत प्यार करते थे। अब कुछ दिनों बाद जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने बेटे और पत्नी के साथ डिनर कर रहे होते तभी उन्हें उनके सीनियर का कॉल आता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग को बताया जाता है कि नासा का जो अगला मिशन है जिसका नाम जेमिनी है, उस मिशन में उन्हें एस्ट्रोनॉट के रूप में चुन लिया गया है। इस बात से उनकी पत्नी को बहुत खुशी होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के उनके बाकी एस्ट्रोनॉट साथियों के साथ ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ये ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है, जिसमें सभी एस्ट्रोनॉट को बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। इन्हें एक ऐसी मशीन में बिठाया जाता है जो चारों तरफ से घूम रही होती है और उन्हें उस मशीन को कंट्रोल करना होता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग अभी भी अपनी बेटी की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकले। उन्हें अभी भी अपनी बेटी कैरेन की बहुत याद आ रही होती है। धीरे धीरे समय बीतता है और इसी तरह से इन सभी एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग चलती रहती है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने ट्रेनिंग में जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते वो ये सारी बातें घर आकर अपनी पत्नी को बताते। वक्त बीतने के साथ साथ नील आर्मस्ट्रॉन्ग की जिंदगी में सब कुछ ठीक होने लगता है। अब एक दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने पत्नी के साथ अपने दोस्त के घर डिनर पर जाते। जब वो सब मिलकर वहाँ पर खाना खा रहे होते तब वो न्यूज में देखते कि सोवियत यूनियन ईवीए में कामयाब हो गया है। दरअसल आज तक कोई भी स्पेस में अपने यान से बाहर नहीं निकला, पर सोवियत यूनियन के एस्ट्रोनॉट जिनका नाम यूरी गागारिन है वो पहले ऐसे इंसान बने जो स्पेस में अपने यान से बाहर निकले। सोवियत यूनियन चांद पर अपने पहले कदम रखने की दौड़ में नासा से आगे पहुंच चुका है। इस बात से नासा के सभी एस्ट्रोनॉट बहुत डिसअपॉइंट हो जाते। अब अगले दिन उन सभी एस्ट्रोनॉट को फ्लोरिडा बुलाया जाता है, जहाँ पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग से कुछ इंजीनियर्स मिलते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग को बताया जाता है कि उन्हें जेमिनी स्पेसक्राफ्ट का चीफ अपॉइंट किया गया है और इस मिशन में इतनी रिस्क है कि शायद अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो उन्हें अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो घर अपने बेटे को पढ़ा रहे होते तब उनका दोस्त एड वहाँ पर आता है। वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग को बताता है कि उनका एक साथी जिसका नाम इलियट है उसका जेट मैग्लोडॉन एयरक्राफ्ट के पास क्रैश हो गया, जिसमें उसकी जान चली गई। इलियट के फ्यूनरल में आए सभी एस्ट्रोनॉट उसी एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे होते। तभी एक एस्ट्रोनॉट कहता है कि इलियट की स्पेसक्राफ्ट की स्पीड कम होने की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। नील आर्मस्ट्रॉन्ग उसे ये सब बताने से रोकता है। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने घर वापस आते तब वो अपने घर के पीछे टेलीस्कोप से चांद देख रहे होते। तभी वहाँ पर एड आता है।
वो उसे कहता है कि तुम्हें अपना वक्त अपने परिवार को देना चाहिए, पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग उसे वहां से जाने के लिए कहता है। अगले दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने एक साथी के साथ जेमिनी 8 स्पेसक्राफ्ट से स्पेस में जाने के लिए तैयार होते। पिछले एक्सीडेंट की वजह से सब थोड़ा परेशान होते। जेमिनी 8 के लॉन्च के बाद कुछ ही देर में वो स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली स्पेस में पहुंच जाता है। दरअसल इनका मिशन ये है कि इन्हें इजनिया नामक एक स्पेसक्राफ्ट को, जो पहले से स्पेस में है, उस स्पेसक्राफ्ट को उन्हें अपने जेमिनी 8 स्पेसक्राफ्ट को डॉक करना है, यानी कि उससे जोड़ना है। आज से पहले नासा ने ऐसा कभी नहीं किया। ये पहला अटेम्प्ट है जब वे डॉक करने की कोशिश करेंगे। अब थोड़ी देर बाद उन्हें इजनिया स्पेसक्राफ्ट दिख जाता है और वो आसानी से अपने स्पेसक्राफ्ट को इजनिया से जोड़ देते। धरती पर नासा बेस स्टेशन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। दूसरी तरफ नील आर्मस्ट्रॉन्ग के घर उसकी पत्नी, बेटा और पूरा देश नील आर्मस्ट्रॉन्ग और नासा के बीच में जो बातें हो रही होती है उन बातों को वो सुन रहे होते। लेकिन तभी नील आर्मस्ट्रॉन्ग की टीम का नासा से संपर्क टूट जाता है, जिस वजह से उनका स्पेसक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसलिए उन्हें अपने स्पेसक्राफ्ट जेमिनी 8 को इजनिया स्पेसक्राफ्ट से अलग करना पड़ता है और कुछ देर बाद फिर से उनका नासा से संपर्क हो जाता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग उन्हें बताते हैं कि हमारा स्पेसक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, वो गोल गोल घूम रहा है। वो नासा से मदद मांगते हैं। उनका स्पेसक्राफ्ट इसी तरह बहुत देर तक घूमता रहता है। इस वजह से नील आर्मस्ट्रॉन्ग का साथी स्कॉट बेहोश हो जाता है। अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग सारे सिस्टम को बंद कर देते और किसी तरह से अपने स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल में लाते। लेकिन इस घटना की वजह से अब उन्हें धरती पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी और वो सक्सेसफुली धरती पर लैंड कर भी जाते। लैंड करने के बाद प्रेस उन्हें कई सारे सवाल पूछती है। इस मिशन के फेल्योर के लिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग को दोषी ठहराया जाता है, पर नासा की टीम जानती है कि इसमें उनके एस्ट्रोनॉट का कोई दोष नहीं है। नासा का ये भी मानना है कि ये मिशन पूरी तरह से फेल नहीं हुआ, क्योंकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जेमिनी 8 को डॉक करने में कामयाब हो गए थे। इसलिए नासा के नजरों में ये मिशन कामयाब था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का दोस्त एड उसे बताता है कि उसे और उसके 2 और साथियों को अपोलो 1 प्रोग्राम के लिए चुन लिया गया है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग इस बात के लिए एड को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। अब वे तीनों एस्ट्रोनॉट 27 जनवरी 1967 को अपोलो 1 स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च की तैयारी कर रहे होते। लेकिन तभी उनके स्पेसक्राफ्ट में आग लग जाती है, जिससे उन तीनों की वहीं पर ही मृत्यु हो जाती है। उस वक्त नील आर्मस्ट्रॉन्ग व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट से मिलने के लिए गए होते। फोन पर ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग को उस घटना के बारे में बताया जाता है, जिसे सुनने के बाद वो अंदर से पूरी तरह से टूट जाते, क्योंकि वो तीनों एस्ट्रोनॉट उनके अच्छे दोस्त थे। अब इस घटना के ठीक 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग लूनर लैंडिंग रिसर्च व्हीकल पर प्रैक्टिस कर रहे होते। दरअसल ये वो व्हीकल होता है जिससे नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले थे। लेकिन जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग उस व्हीकल पर प्रैक्टिस कर रहे होते, तब उस व्हीकल में कुछ खराबी आ जाती है और इससे पहले कि वो उस व्हीकल के साथ जमीन पर क्रैश होते, वो अपने पैराशूट को खोल देते और दूसरी बार उनकी जान जाते जाते बचती है। अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग के सीनियर उसे कहते कि हमें चांद पर उतरने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज तुम्हारी जान जाते जाते बची। लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग उन्हें कहते कि हमारे पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है, इसलिए अब हमें ये करना ही होगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने चांद पर खेलने के लिए तैयार है, क्योंकि इस मिशन के चलते उन्होंने अपने कई सारे साथियों को खोया है। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने घर पर आते, तब उनके सर पर लगी चोट को देखकर उनकी पत्नी बहुत परेशान हो जाती है। वो उस चोट के लगने के पीछे का कारण पूछती है, लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग उसे जवाब दिए बगैर ही वहाँ से चले जाते। वही दूसरी तरफ टीवी में दिखाया जाता है कि आम जनता नासा के खिलाफ हो चुकी है। उन्हें लग रहा होता है कि नासा सरकार के पैसों को बर्बाद कर रही है। साथ ही इन मिशंस में कई सारे एस्ट्रोनॉट्स की जान भी जा चुकी है। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि इसी जगह पर जाकर क्या फायदा, जिसके बारे में इंसान को कुछ भी नहीं पता। लेकिन फिर भी नासा के स्पेस स्टेशन में जोरों शोरों से काम चल रहा होता है और बहुत जल्दी एक स्पेसक्राफ्ट तैयार हो जाता है। अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग को मिलने उसके सीनियर आते और उसे बताते कि अपोलो 11 चांद पर लैंड कर सकता है और इस पूरे मिशन की कमांड
नील आर्मस्ट्रॉन्ग को सौंपी जाती है, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेते। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने घर पर होते तब वो टीवी में देखते कि अपोलो 10 मिशन पूरी तरह से कामयाब हो चुका है और अब अपोलो 11 एक ऐसा मिशन होगा जिसमें पहली बार इंसान चांद के सरफेस पर उतरने की कोशिश करेगा। लेकिन इस बात से नील आर्मस्ट्रॉन्ग की पत्नी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि शायद अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए वो अपने पति से कहती है कि तुम्हें अपने बच्चों को सच बताना होगा, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे साथी जो कि एस्ट्रोनॉट्स थे वो अब इस दुनिया में नहीं है और उनके बच्चे अनाथ हो चुके। इसलिए तुम्हें अपने बेटों को सच बताकर यहाँ से जाना होगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने बच्चों को बताते हैं कि वो चांद पर जा रहे हैं। उनका बेटा उन्हें पूछता है कि वो कितनों दिनों में वापस आएंगे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग उसे कहते कि 8 दिनों तक उन्हें स्पेस में रहना पड़ेगा और इसके बाद वो धरती पर वापस आएंगे। लेकिन वापस आने के बाद सारे एस्ट्रोनॉट्स को 1 महीने के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा, क्योंकि इंसानों को नहीं पता कि चांद पर किस तरह के वायरस, किस तरह की बीमारियां है। अगर इनके साथ कोई बीमारी या कोई वायरस आया तो वो बीमारी उन्हीं तक सीमित रहे, वो आम दुनिया तक ना पहुंच पाए। वो अपने बेटों को ये भी कहते कि शायद अब कभी वो वापस लौटकर नहीं आएंगे। और इसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग 16 जुलाई 1969 को फ्लोरिडा पहुंच जाते। वहां से वो अपने 2 एस्ट्रोनॉट साथियों के साथ, जिनका नाम बस एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस होता है, उनके साथ वो अपने स्पेसक्राफ्ट में चांद पर जाने के लिए निकल पड़ते। उस मिशन का नाम होता है अपोलो 11। 4 दिन स्पेस में सफर करने के बाद उनका स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में प्रवेश कर जाता है और कुछ देर में उन्हें चांद की सतह दिखने लगती है। जब स्पेसक्राफ्ट चांद के पास पहुंच जाता है तब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चांद के सतह पर उतरने के लिए तैयार होते। अब वो दोनों चांद पर उतरने की कोशिश कर ही रहे होते कि तभी स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल कम होने लगता है, पर किसी तरह से सारा फ्यूल खत्म होने से पहले वो सक्सेसफुली अपने स्पेसक्राफ्ट को चांद पर लैंड करवा देते। चांद पर लैंड होने के बाद सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग स्पेसक्राफ्ट से बाहर आकर चांद पर अपना पहला कदम रखते और इस तरह से नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसे पहले इंसान बन जाते जिन्होंने अपना पहला कदम चांद पर रखा था। चांद की सतह पर उतरने के बाद वो चारों तरफ देखते। चांद से वो अपने पृथ्वी को भी देखते। वहाँ पर उन्हें अपनी बेटी की भी याद आती है। उन्हें वो पल याद आता है जब वो अपनी बेटी कैरन को धरती से चांद को दिखाया करते थे। इसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग का दूसरा साथी बज एल्ड्रिन चांद के सतह पर उतरते। वो दोनों कुछ देर चांद पर अपना समय बिताते। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के हाथ में उनकी बेटी का ब्रेसलेट होता है, जिसे वो चांद पर ही छोड़ाते। इसके बाद वो अपने स्पेसक्राफ्ट में पृथ्वी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते। कुछ ही दिनों बाद वो तीनों भी सही सलामत धरती पर वापस आ जाते और उन्हें क्वारंटाइन किया जाता है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही बात की चर्चा होती है और वो चर्चा होती है अपोलो 11 मिशन की। वही दूसरी तरफ नील आर्मस्ट्रॉन्ग के पत्नी को दिखाया जाता है। उसे रिपोर्टर पूछते कि तुम्हें कैसे लग रहा है। वो कहती है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बात इस दुनिया की नहीं बल्कि किसी और दुनिया की है। इसके बाद वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग को मिलने नासा स्पेस स्टेशन में जाती है, जहाँ पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को एक कमरे में रखा होता है। वो बाहर से ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग को देख रही होती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग अभी भी जिंदा है। तो दोस्तों, अंत में इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब कोई इंसान किसी भी ऐसे काम को करना चाहता है जिसे आज तक किसी भी इंसान ने अंजाम नहीं दिया, तो जब तक उस काम में हम अपना दिल, दिमाग और पूरी जिंदगी ना लगा दे, तब तक उस काम को अंजाम नहीं दिया जा सकता। और इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।